नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा सम्मान 94 पे। दोस्त, आज का हमारा सेशन आधुनिक भारत का इतिहास का है, जिसे हम घटना चक्र जीएस दृष्टि बुक के माध्यम से पढ़ेंगे, जो आने वाली आगामी एग्जाम बिहार शिक्षक भर्ती, एसएससी सीजीएल, बीपीएससी, बिहार दरोगा, रेलवे एंड अदर एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपको इस बुक का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा सम्मान 94 को ज्वाइन अवश्य कर लेंगे। आज आधुनिक हिस्ट्री के छठा पार्ट को पढ़ेंगे। इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री के 5 वीडियो अपलोड किया गया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? आपका 1942 में हुआ था। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पे पारित हुआ था? तो आपका वर्धा बैठक में हुआ था। और कब हुआ था? तो आपका 14 जुलाई 1942 में हुआ था। नारा क्या था यहाँ पे? नारा था करो या मरो का नारा था। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बारे में हम पढ़ेंगे। कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक है कब होता है? आपका 6 से 14 जुलाई 1942 को होता है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कब होता है? 6 से 14 जुलाई 1942 को होता है। कौन सा स्थान पे होता है? आपका स्थान था आपका वर्धा। कौन सा स्थान पे होता है? वर्धा में होता है। इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो अध्यक्ष आपका कौन थे? आपका अबुल कलाम आज़ाद थे। अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे, जो उस समय में कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे, यानी कि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष भी कौन थे? आपका अबुल कलाम आज़ाद ही थे। पारित प्रस्ताव की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रस्ताव कौन सा पारित होता है? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होता है। इसमें भाग लेने वाले व्यक्ति कौन कौन थे? भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति की अगर बात करते हैं तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, पटाभी सीतारमैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, जीबी पंत, सरोजनी नायडू, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, जवाहरलाल नेहरू, सैयद महमूद और वल्लभ भाई पटेल, इतने लोग इसमें भाग लिए थे। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की जो वार्षिक बैठक है कब हुआ था? कि वार्षिक बैठक कब हुआ था? 7 से 8 अगस्त 1942 को हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की वार्षिक बैठक कब हुआ था? 7 से 8 अगस्त 1942 को हुआ था। स्थान क्या था आपका? ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मुंबई में इसका बैठक हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मुंबई में हुआ था। विशेष की बात करते हैं तो वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि की गई। वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि यहाँ पे किया गया। 8 अगस्त 1942 की घटना की हम बात करते हैं। 8 अगस्त 1942 की घटना की हम बात करते हैं तो वर्धा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, थोड़े बहुत संशोधन के साथ। इस आपका जो है आपका अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा प्रस्ताव को क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है, थोड़े बहुत संशोधन के साथ। कितने तारीख को? 8 अगस्त 1942 को। और घोषणा किया जाता है, घोषणा होता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने की। घोषणा होता है भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने की। भारत छोड़ो प्रस्ताव की अगर बात करें तो प्रस्तावक कौन थे? प्रस्तावक थे आपके जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तावक कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू थे। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। समर्थन किन्होंने किया था? समर्थन किए थे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। आलेख की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी, नेहरू, मौलाना आज़ाद के सहयोग से। आलेख की अगर हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी, नेहरू, मौलाना आज़ाद के सहयोग से। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प की बात हम करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प की हम बात करते हैं तो भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करने की मांग किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प क्या था? तो भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करने की मांग किया गया।
फांसीवाद और साम्राज्यवाद के सभी रूपों के विरुद्ध खुद को बचाने के लिए स्वतंत्र भारत की प्रतिबद्धता की घोषणा किया गया। अंग्रेज की वापसी के बाद भारत की एक अंतिम सरकार का गठन। अंग्रेज की वापसी के बाद भारत की एक अंतिम सरकार का गठन। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्तावित। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रस्तावित किया गया। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में है। इसकी जो आरंभ तिथि है कब का है? 9 अगस्त 1942 का है। भारत छोड़ो आंदोलन की आरंभ तिथि की अगर बात करें तो कब का है? 9 अगस्त 1942 का है। 9 अगस्त 1942 का है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होता है आपका? 9 अगस्त 1942 को। ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तारी की जाती है। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तारी की जाती है गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य शीर्ष नेताओं की। किसके तहत? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी की जाती है। अगला पॉइंट है हमारा, इसमें कैद स्थल दिया हुआ है प्लस व्यक्ति का नाम इधर दिया हुआ है। कैद स्थल आगा खां पैलेस पूना। आगा खां पैलेस पूना में किन्हें रखा गया? तो गांधी जी, सरोजिनी नायडू और प्लस 2 व्यक्ति और थे, कस्तूरबा गांधी, याद रखेंगे कस्तूरबा गांधी और भूला भाई देसाई। आगा खां पैलेस पूना में गांधी जी, सरोजिनी नायडू, भूला भाई देसाई और कस्तूरबा गांधी को रखा गया था। वहीं बात कर लेते हैं अहमदनगर किला की हम बात करते हैं। तो अहमदनगर किला में किन व्यक्तियों को कैद किया गया था? तो उसमें थे आपके जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर पीसी घोष, पिटाभी सीतारामैया, सैयद महमूद, जेपी कृपलानी, ये लोग कहाँ थे? आपके अहमदनगर किला में इनको रखा गया था। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है आपका बांकीपुर जेल में। बांकीपुर जेल कहाँ पड़ता है? आपका पटना में पड़ता है। इनमें किनको रखा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। किनको रखा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। कहाँ पे? बांकीपुर जेल पटना में। हजारीबाग की अगर बात करते हैं तो हजारीबाग में शिव कुमार और रामानंद को रखा गया था। और यहीं पे आपका जयप्रकाश नारायण को भी रखा गया था, लेकिन जयप्रकाश नारायण जो है आपका हजारीबाग जेल से कूदकर फरार हो जाते हैं। तो हजारीबाग में किनको रखा गया? शिव कुमार और रामानंद को। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र की बात करते हैं। 1942 की क्रांति में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था आपका? तो बम्बई था, बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, संयुक्त प्रांत एवं मद्रास था। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन था आपका? बम्बई था, बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, संयुक्त प्रांत था एवं मद्रास था। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं 1942 की अगस्त क्रांति के बारे में। 1942 की जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में है ये सारी बातें। स्वतः स्फूर्त आंदोलन की बात करें तो शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण स्वतः स्फूर्त आंदोलन इसे कहा गया, शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण। कांग्रेस रेडियो की बात करें तो राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से प्रसारण करते थे। किसका? कांग्रेस रेडियो का नियमित रूप से प्रसारण करने का काम किनका था? राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता संचालन करने वाले छोटे से दल की महत्वपूर्ण सदस्य थी। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा लुई फिशर के बारे में। किसके बारे में? लुई फिशर के बारे में है। ये क्या थे? लुई फिशर के बारे में जान लेते हैं। ये अमेरिकी पत्रकार थे। ये कौन थे? अमेरिकी पत्रकार थे। महात्मा गांधी के जीवनीकार भी थे। महात्मा गांधी के जीवनीकार कौन थे? लुई फिशर थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो लुई फिशर थे। भारत की स्वतंत्रता की मांग किया था किसने? भारत की स्वतंत्रता की मांग किसने किया था? लुई फिशर ने किया था। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा करो या मरो का नारा दिया गया था। करो या मरो का नारा दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। करो या मरो का नारा दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहा था किसने? वायसराय लिनलिथगो ने। भारत छोड़ो आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहा था वायसराय लिनलिथगो ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे। कहाँ से? हजारीबाग सेंट्रल जेल से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे। कहाँ से? हजारीबाग सेंट्रल जेल से। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संग्रह पृथक। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में कांग्रेस सम्मेलन में गांधी जी का संबोधन की बात करें तो गांधी जी संबोधन कर रहे थे। उस पर कथन है पिटाभी सीतारामैया के अनुसार वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। बीमारी के आधार पर गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है कब? 6 मई 1944 को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में कांग्रेस सम्मेलन में गांधी जी के
जी का संबोधन को लेकर पिटाबी सीतारमैया का कथन है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। बीमारी के आधार पर गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है 6 मई 1944 को। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 1942 की जो है क्रांति थी, उस क्रांति में बहुत सी जगह समांतर सरकार की स्थापना हो गई, यानी कि वहाँ पे जो ब्रिटिश शासन को हटा दिया गया और समांतर सरकार की स्थापना किया गया। अब देख लेते हैं कौन कौन सा जगह था जहाँ पे समांतर सरकार की स्थापना हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो आपका देखिए बलिया में आपका समांतर सरकार का स्थापना होता है। कब समय आपका अगस्त 1942। कब 1942 में कहाँ पे? बलिया में। इसका नेता कौन है? इसका नेता थे चित्तू पांडे। समांतर सरकार का गठन कहाँ पे होता है? बलिया में होता है अगस्त 1942 में। इसके नेता कौन थे? चित्तू पांडे थे। हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे तलचर की बात करते हैं। तलचर में भी आपका समांतर सरकार का स्थापना होता है। कहाँ पे? तलचर में। ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये आपका तलचर उड़ीसा में अवस्थित है। कुछ समय तक समांतर सरकार यहाँ पे रहती है, कुछ समय के लिए समांतर सरकार यहाँ पे रहती है। फिर हम बात कर लेते हैं सतारा में। सतारा अवस्थित है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अवधि जो है समांतर सरकार की यहाँ पे जो 1943 से 1946 तक रहती है। 1943 से 1946 तक सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार, सबसे लंबे समय तक समांतर सरकार कहाँ पे चला था? तो आपका सतारा में चला था। प्रति सरकार नामाकरण, इसकी बात करते हैं। इसके प्रमुख नेता कौन थे सतारा में? तो आपके वाई बी चौहान और नाना पाटिल, याद रखेंगे वाई बी चौहान और नाना पाटिल यहाँ के प्रमुख नेता थे। वहीं हम बात कर लेते हैं तामलुक की बात करते हैं। तो तामलुक अवस्थित कहाँ पे? मिदनापुर बंगाल में है। मिदनापुर बंगाल में है। दिसंबर 1942 से अगस्त 1944 तक यहाँ भी समांतर सरकार रही थी। जातीय सरकार तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम आरंभ किया। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब है? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब है? 23 जनवरी 1897। 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म होता है। जन्म स्थान क्या है इनका? जन्म स्थान है कटक उड़ीसा। जन्म स्थान कहाँ पे है? कटक उड़ीसा है। स्नातक की उपाधि इन्होंने 1919 में कोलकाता विश्वविद्यालय से, स्नातक की उपाधि इन्होंने वर्ष 1919 में कहाँ से लिया? कोलकाता विश्वविद्यालय से। भारतीय नागरिक सेवा की अगर बात करते हैं तो 1920 में उत्तीर्ण। भारतीय नागरिक सेवा की बात करते हैं तो 1920 में उत्तीर्ण होते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष की हम बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष पद पे ये आपका 1938 और 1939 में रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष के पद पे सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 में रहे थे। हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरी अधिवेशन। फिर हम बात कर लेते हैं संस्थापक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था? 1939 में किया था। अगर हम विशेष की बात करते हैं, वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान। अगर हम विशेष की बात करते हैं तो आज़ाद हिंद फौज की कमान कब लिया? 1943 में। उपाधि की अगर बात करते हैं, उपाधि नेताजी का उपाधि हिटलर ने दिया था। नेताजी का उपाधि हिटलर ने दिया था। देश नायक की उपाधि की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, देश नायक की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा उपाधि दिया गया था। देशभक्तों का देशभक्त महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। इनका प्रसिद्ध नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इनका प्रसिद्ध नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो है सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद फौज का गठन करते हैं 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस जी जो है आपका सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद फौज का गठन करते हैं। कब? 21 अक्टूबर 1943 को। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा आज़ाद हिंद फौज के गठन की वास्तविक रूपरेखा की अगर बात करें तो जून 1942 में बैंकॉक सम्मेलन में प्रस्ताव पारित होता है। जून 1942 में बैंकॉक सम्मेलन में प्रस्ताव पारित होता है। फिर काउंसिलिंग ऑफ एक्शन होता है, फिर गठन, फिर प्रतिनिधि समिति का चयन होता है। उसके बाद जो है आपका इंडियन इंडिपेंडेंस लिंग के मध्य समन्वय तथा अधीक्षण के बाद इंडियन नेशनल आर्मी का गठन होता है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा गठन के बारे में बात करते हैं। गठन जो है आपका फरवरी मार्च 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा इसका गठन कर लिया जाता है इंडियन नेशनल आर्मी का। और प्रथम डिवीज़न की औपचारिक घोषणा कब होता है? प्रथम डिवीज़न की औपचारिक घोषणा कब होता है? सितंबर 1942 में।
गठन कब किया जाता है? फरवरी मार्च 1942 में। कैप्टन किसके? मोहन सिंह के द्वारा। प्रथम डिवीजन की औपचारिक घोषणा कब होता है? सितंबर 1942 में। अगला पॉइंट है हमारा 4 जुलाई 1943। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण किया गया। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण किया गया। हम नोट की बात कर लेते हैं सुविधा के लिए। इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा भी दी जाती है। इसे ही हिंदी में आज़ाद हिंद फौज कहा जाता है। नोट सुविधा के लिए इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा भी दी जाती है। इसे ही हिंदी में आज़ाद हिंद फौज की संज्ञा भी दिया जाता है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा लाल किला मुकदमा नवंबर 1945 में चला था। लाल किला मुकदमा नवंबर 1945 में चला था। इसमें जो अभियुक्त कौन कौन थे? अभियुक्त इसमें थे राशिद अली जिनको 7 वर्ष का कारावास था। राशिद अली जिनको 7 वर्ष का कारावास था। प्रेम कुमार सागर, गुरबख्श सिंह ढिल्लन और शाहनबाज। इनको सजा था आपका आजीवन कारावास का इनका सजा था। आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति की अगर हम बात करते हैं तो इसका नेता कौन थे? इसका प्रमुख नेता थे आपका भूलाभाई देसाई। प्रमुख की बात करते हैं और प्रमुख नेता में बात करें तो तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू। और सदस्य की बात करें तो इसमें आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू भी इसमें शामिल थे। आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति में आपका नेतृत्व किसने किया था? भूलाभाई देसाई ने किया था। प्रमुख इसमें नेता कौन थे? आपका तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू। प्रमुख सदस्य इसमें कौन कौन थे आपके? आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू इसमें प्रमुख सदस्य के रूप में थे। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कमांडर इन चीफ अचिन लेक ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए लाल किला मुकदमे की सजा को माफ कर दिया। कमांडर इन चीफ अचिन लेक ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए लाल किला मुकदमे की सजा को माफ कर दिया। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन का आगमन कब होता है? भारत आगमन होता है 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब होता है? 24 मार्च 1946 को होता है। याद रखेंगे इसको। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब होता है? 24 मार्च 1946 को होता है। वहीं हम शिष्टमंडल की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। थे भारत मंत्री थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, भारत के मंत्री थे। सदस्य की हम बात करते हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स सदस्य थे इसके, जो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। एबी अलेक्जेंडर की बात करें तो ये कौन थे? आपका नौसेना मंत्री थे। शिष्टमंडल की हम बात करते हैं, इसमें अध्यक्ष में कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, जो भारत मंत्री थे। और सदस्य की हम बात करते हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स की बात करते हैं तो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। एबी अलेक्जेंडर की हम बात करते हैं तो नौसेना मंत्री थे ये। सुझाव की हम बात करते हैं तो सुझाव की अगर बात करें तो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का सुझाव रखा गया। प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु की अगर बात करें तो मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकृत। प्रस्ताव की प्रमुख बिंदु की अगर बात करते हैं कैबिनेट मिशन में तो मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की मांग थी उसको अस्वीकार कर दिया जाता है। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत तथा देशी रियासत शामिल होंगी। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रति तथा देशी रियासत इसमें शामिल होंगे। संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा होगा। संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा। नोट की बात अगर करते हैं, गांधी जी ने कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। नोट की बात करते हैं तो गांधी जी कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से सहमत थे। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा संविधान सभा की अगर बात करते हैं तो प्रथम अधिवेशन संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन की हम बात करें तो किस तिथि को होता है? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है आपका 9 से 23 दिसंबर 1946 को होता है। संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन जो है आपका 9 से 23 दिसंबर 1946 को होता है। और अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। वहीं पे हम बात करते हैं अस्थायी अध्यक्ष की तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है।
अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा संविधान सभा के गठन से पूर्व की गतिविधियां के बारे में। संविधान सभा के गठन से पूर्व की गतिविधियां के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। स्वराज विधेयक 1895, स्वराज विधेयक 1895 ईस्वी संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन था। स्वराज विधेयक 1895 संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन था। बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन से तैयार किया गया था। बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन से इसे तैयार किया गया था। स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में। महात्मा गांधी की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार से ही होगा। महात्मा गांधी का कथन था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। कैबिनेट मिशन प्लान की अगर बात करते हैं 1946, इसके अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत इसके अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया। मोतीलाल नेहरू वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग किया था। मोतीलाल नेहरू ने वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग किया था। वहीं बात कर लेते हैं एम एन रॉय औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचारों का प्रतिपादन। एम एन रॉय औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचारों का प्रतिपादन। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के विचारों का मूर्त रूप। एम एन रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचारों का प्रतिपादन किया था, वहीं जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के विचार का मूर्त रूप। फिर बात कर लेते हैं कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन कब होता है? दिसंबर 1936 में कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन दिसंबर 1936 में होता है। संविधान के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई। कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में दिसंबर 1936 में संविधान के अर्थ और महत्व की व्याख्या किया गया। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 इसके अंतर्गत संविधान सभा का गठन होता है। क्वेश्चन पूछ लेता है संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया? तो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया। अगला पॉइंट हम देखते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव हुए। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का चुनाव हुआ आपका जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाने की व्यवस्था थी। किसमें? कैबिनेट मिशन योजना में। संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि का अनुपात में जनसंख्या का सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाने की व्यवस्था किसमें था? कैबिनेट मिशन योजना में था। संविधान सभा के लिए चुनाव की अगर बात करते हैं, संविधान सभा के लिए कितने सीट पे चुनाव हुआ था? तो 296 सदस्य ब्रिटिश भारत प्रांतों से इसमें चुनाव हुआ था। 296 सीटों पे चुनाव हुआ था, जिसमें जो आपका निर्वाचित सदस्य की अगर बात करते हैं तो निर्वाचित सदस्य की बात करते हैं तो 208 सीटें जो है आपका कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिलता है। 208 सीटें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिलता है। 73 सीटें जो है मुस्लिम लीग जीतता है। 73 सीटें किसको मिलता है? मुस्लिम लीग को मिलता है। 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिलता है। वहीं जो है 15 सीटें जो है आपका अन्य दल प्लस स्वतंत्र उम्मीदवार को मिलता है। 296 सीटों में से आपका 208 सीट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिलता है। 73 सीट मुस्लिम लीग को मिलता है। वहीं पे जो आपका 15 सीटें जो है अन्य दल को और स्वतंत्र उम्मीदवार को मिलता है। अगला पॉइंट हमारा संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों का प्रावधान था। संविधान सभा में कुल कितने? 389 सदस्यों का प्रावधान था। संविधान सभा में कितने सदस्यों का प्रावधान था? तो 389 सदस्यों का प्रावधान था। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है अंतरिम सरकार के बारे में। अंतिम सरकार के गठन के बारे में है। गठन के लिए अंतिम सरकार का निमंत्रण कब दिया गया? गठन के लिए अंतिम सरकार का निमंत्रण कब दिया गया? तो 12 अगस्त 1946 को वायसराय लॉर्ड बेवल के द्वारा जवाहरलाल नेहरू को किसको दिया गया? गठन के लिए आमंत्रण जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। कब दिया गया? 12 अगस्त 1946 को। घोषणा की हम बात करते हैं तो 24 अगस्त 1946 घोषणा इसकी कब हुआ? अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब हुआ? 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में घोषणा होता है। भारत की पहली अंतिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा होता है। अंतिम सरकार का जो है आपका गठन कब होता है? मुख्य रूप से अंतिम सरकार की जो गठन होता है, याद रखेंगे डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को आरंभ में मुस्लिम लीग ने भागीदारी नहीं लिया था। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस के हेतु सुनिश्चित किया गया।
16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया। इसमें कत्लेआम किया गया। 16 अगस्त को इसलिए ब्लैक डे के रूप में भी मनाया जाता है। अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों ने अंतिम सरकार में शामिल हुए। अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों ने अंतिम सरकार में शामिल हुए। अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतिम सरकार में शामिल होता है। अंतिम सरकार का गठन कब होता है आपका? 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार का गठन कब होता है? 2 सितंबर 1946 को। खाद्य एवं कृषि मंत्री की बात करते हैं। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। रक्षा विभाग की बात करते हैं। रक्षा विभाग किन के हाथों में था? रक्षा विभाग आपका था बलदेव सिंह के हाथों में। किन के हाथों में था? बलदेव सिंह के हाथों में। बलदेव सिंह के हाथों में। वह विदेश मामले की अगर बात करते हैं तो किन के हाथों में था? जवाहरलाल नेहरू के हाथों में था। विदेश मामले की हम बात करते हैं तो किन के हाथों में था? जवाहरलाल नेहरू के हाथों में था। रक्षा विभाग की बात करते हैं तो बलदेव सिंह के हाथों में था। वही हम बात करते हैं खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कंपनी के शासन हेतु प्रमुख अधिनियम की हम चर्चा कर लेते हैं। कंपनी के शासन हेतु प्रमुख अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार व कुप्रशासन को दूर करने के उद्देश्य से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में आया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार व कुप्रशासन को दूर करने के उद्देश्य से आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाया गया था। इसमें क्या प्रावधान थे उसको हम देख लेते हैं। इसमें प्रावधान था कि मद्रास प्रेसिडेंसी प्लस बंगाल प्रेसिडेंसी बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। यानी मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई को कलकत्ता के अधीन लाया गया। इसमें ये प्रावधान था। बंगाल अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को बंगाल यानी अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इसी आपका एक्ट के तहत किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में इसी एक्ट के द्वारा किया गया था। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट है। ये जो है आपका 11 साल के बाद आता है आपका 1784 में। 11 साल के बाद आता है आपका 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट कब आता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के 11 साल के बाद आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है। इसमें प्रावधान क्या थे? इसमें प्रमुख नियम क्या थे? कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि। कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि कर दिया गया। कंपनी के व्यापार में अहस्तक्षेप की नीति को कायम रखा गया। कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। 1786 का अधिनियम की अगर हम बात करते हैं, 1786 का अधिनियम की हम बात करते हैं, गवर्नर जनरल को विशेष अवस्था में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार प्रदत्त किया गया। 1786 का अधिनियम कहता है कि गवर्नर जनरल को विशेष अवस्था में अपने परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार दिया गया। चार्टर एक्ट 1813 के बारे में देख लेते हैं। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर। कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। प्रथम बार शिक्षा पे खर्च के प्रावधान किए गए। प्रथम बार शिक्षा पे खर्च का प्रावधान किया गया किस एक्ट में? 1813 के एक्ट में। प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये, प्रतिवर्ष कितने लाख रुपये? 1 लाख रुपये खर्चा का प्रावधान रखा गया। अगला पॉइंट है हमारा चार्टर एक्ट 1833 के बारे में देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1833 के बारे में देख लेते हैं। कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त। कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है इस एक्ट के तहत। कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का ही प्रावधान रखा गया। कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का ही प्रावधान था। बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल
कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य सम्मिलित। गवर्नर जनरल की परिषद में कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य सम्मिलित। मैकाले प्रथम विधि सदस्य। मैकाले क्या था आपका? प्रथम विधि सदस्य कौन था? तो मैकाले था। चार्टर एक्ट 1853 के क्या प्रावधान थे उसको हम देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1853 के प्रावधान क्या थे? इसमें जो है आपका नियंत्रण बोर्ड और अन्य सदस्य पदाधिकारियों का वेतन, इसमें नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन के बारे में लिखा गया है। चार्टर एक्ट में आपका जो 1853 के बारे में जो है नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों के वेतन के बारे में लिखा गया है। सरकार द्वारा निश्चित होगा, सरकार द्वारा ही निश्चित किया जाएगा। इसमें धन जो है आपका कंपनी देगी। धन क्या है? कंपनी देगी। धन कौन देगा? कंपनी देगा। डायरेक्टरों की संख्या जो इसमें 24 से घटाकर 18 कर दिया गया। डायरेक्टरों की संख्या जो है आपका 24 से घटाकर 18 कर दिया। किस एक्ट में? चार्टर एक्ट 1853 में। और 6 जो है आपका 6 क्राउन द्वारा मनोनीत कर दिया गया। 6 क्राउन द्वारा मनोनीत कर दिया गया। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा ब्रिटिश ताज के शासनाधीन अधिनियम। ब्रिटिश ताज के शासनाधीन अधिनियम के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो है आपका भारत शासन अधिनियम 1858, भारतीय शासन अधिनियम 1858 के बारे में हम पढ़ेंगे। भारतीय शासन अधिनियम 1858 के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को आपका भारतीय प्रशासन का नियंत्रण दे दिया गया। कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को आपका इसका नियंत्रण दे दिया गया। भारत सचिव की अगर बात करते हैं, भारत सचिव की अगर हम बात करते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को के समस्त अधिकार भारत सचिव को प्रदत्त कर दिए गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों के समस्त अधिकार को जो है भारत सचिव को प्रदत्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल का नया नाम, भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम वायसराय कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम क्या रखा गया? वायसराय रखा गया। भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम वायसराय रखा गया। भारत में ब्रिटिश क्राउन ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि, भारत में ब्रिटिश क्राउन ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में हम देख लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया। अध्यादेश लागू रहने की अधिकतम अवधि कितना था? 6 माह रखा गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के प्रावधान को देखते हैं, इसमें क्या नियम कानून लगाए गए। वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसी अधिनियम के तहत दिया गया था। अध्यादेश लागू रहने की अधिकतम सीमा क्या था? आपका 6 माह था। वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त था। प्रदान किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग भारत विभागीय प्रणाली का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग को भारत में विभागीय प्रणाली का जनक कहा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार न्यूनतम 6 और अधिकतम 12। वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार न्यूनतम 6 और अधिकतम 12। अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति। मुंबई तथा मद्रास प्रांतों की पुनः प्रदत्त अधिकार। मुंबई और मद्रास सरकार प्रांतों को पुनः अधिकार दे दिए गए। अपने लिए कानून बनाने तथा संशोधन करने का अधिकार इसमें दिया गया। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1992 के बारे में अब हम देख लेते हैं। विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार प्रदत्त किया गया। विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने की अधिकार दिया गया। सार्वजनिक हित के मामले में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार। सार्वजनिक हित के मामले में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। सीमित एवं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन का सिद्धांत स्वीकार किया गया। किस अधिनियम में? भारत परिषद अधिनियम 1892 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की बात करते हैं। अन्य नाम इसका क्या है? पार्लियामेंटो सुधार 1909।
भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की हम बात करते हैं, इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम क्या है? मार्ले-मीटो सुधार 1909। मार्ले-मीटो सुधार 1909। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस एक्ट के तहत किया गया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत किया गया। इसमें जो है आपका मुस्लिम को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था इसी एक्ट के तहत। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा प्रसिद्ध कथन के बारे में है। प्रसिद्ध कथन के बारे में है, गांधी जी मार्ले-मीटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। गांधी जी का कथन है, मार्ले-मीटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। रैमजे मैकडोनाल्ड का कथन है, ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। रैमजे मैकडोनाल्ड का आपका प्रसिद्ध कथन है, ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में देख लेते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम मांटेगो-चेम्स्फोर्ड सुधार है। इसका अन्य नाम क्या है? मांटेगो-चेम्स्फोर्ड सुधार है। प्रांतों में द्वैध शासन की आरंभ हो जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ होता है किसमें? आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ होता है। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों की स्पष्ट प्रयोग, पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों की स्पष्ट प्रयोग किया जाता है। प्रांतीय विषय की अगर बात करें तो आरक्षित और हस्तांतरित विषय में विभाजित था। प्रांतीय विषय की अगर बात करते हैं तो आरक्षित और हस्तांतरित विषय में विभाजित था। अधिनियम की आधार की बात करते हैं, अधिनियम के आधार की बात करते हैं तो मांटेगो-चेम्स्फोर्ड रिपोर्ट। अधिनियम का आधार क्या था? तो मांटेगो-चेम्स्फोर्ड रिपोर्ट इसका आधार था। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में देख लेते हैं। इसका प्रावधान क्या था? भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रावधान क्या था? भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रावधान क्या था? गठन किया गया संघीय लोक सेवा आयोग, गठन किया गया संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसके तहत अखिल भारतीय संघ की भी स्थापना किसके तहत किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया। द्वैध शासन की बात किया गया, प्रांतों में समाप्त कर दिया गया, प्रांत से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में जो आपका द्वैध शासन को लागू कर दिया गया। प्रांत से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में से लागू कर दिया गया। वहीं हम स्वच्छता की बात करते हैं तो स्वच्छता आपको प्रांतों की स्वच्छता को दिया गया, प्रांतों में स्वच्छता दिया गया। उत्तरदायी शासन की हम बात करते हैं तो उत्तरदायी शासन की बात करें तो प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर, प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर। गवर्नर की हम बात करते हैं, अध्यादेश जारी करने का अधिकार, गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। विस्तार की अगर हम बात करते हैं, विस्तार की बात करते हैं तो सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का, विस्तार की अगर बात करते हैं तो सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता का मंडलों का विस्तार होता है। आधार स्रोत की हम बात करते हैं तो भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का काफ़ी हद तक, भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे से काफ़ी हद तक मेल खाता है ये आपका। द्विसदनीय की बात करते हैं तो केंद्रीय विधानमंडल, द्विसदनीय की बात करते हैं तो केंद्रीय विधानमंडल की भी स्थापना की जाती है। शक्तियों की विभाजन की बात करें तो शक्तियों का विभाजन जो आपका 1935 के तहत ही किया जाता है। केंद्र एवं प्रांतों के मध्य, केंद्र एवं प्रांतों के मध्य जो है का शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। स्थापना की हम बात करते हैं, स्थापना की बात करते हैं तो फेडरल न्यायालय, फेडरल न्यायालय जवाहरलाल नेहरू का कथन, फेडरल न्यायालय की भी स्थापना की जाती है। जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, आपका जो है आपका 1935 के बारे में ही आपका इनका कथन है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में इनका कथन है कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। किनका कथन है? जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है। गुलामी का अधिकार पत्र इन्होंने बताया है। दास्ता का आज्ञा पत्र, गुलामी का अधिकार पत्र, दास्ता का आज्ञा पत्र किन्होंने कहा? आपका जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अनुदेश प्रपत्र, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट भारत के संविधान में किया गया है। 1950 में, 1950 वर्ष 1950 में। नोट की हम बात करते हैं, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 अस्वीकृत हो जाता है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में कहाँ पे होता है? कांग्रेस का 1936 का अधिवेशन आपका लखनऊ में होता है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 को अस्वीकृत कर दिया जाता है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में है।
अविभाजित भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना। अविभाजित भारत की विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश प्रभुत्व की समाप्ति। 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति हो जाती है। दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा के संविधान बनाने का अधिकार। दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार दिया जाता है। दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता। दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता दी जाती है। भारत का राज्य सचिव पद समाप्त कर दिया जाता है। भारत का राज्य सचिव पद समाप्त कर दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं अरुणा आसफ अली जी के बारे में। अरुणा आसफ अली जी के बारे में देख लेते हैं। अरुणा आसफ अली जी के बारे में हम देख लेते हैं। अरुणा आसफ अली जी के बारे में देख लेते हैं। ये क्या थे? आपके राष्ट्रवादी नेत्री थे। राष्ट्रवादी नेत्री थे, स्वतंत्रता सेनानी थी। स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका मूल नाम क्या था? अरुणा गांगुली। इनका मूल नाम क्या था? अरुणा गांगुली था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के भूमिगत आंदोलन की प्रमुख महिला संगठन करता है। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के भूमिगत आंदोलन की प्रमुख महिला संगठन थी। महत्वपूर्ण भूमिका की अगर बात करते हैं तो महत्वपूर्ण भूमिका की इनकी बात अगर करें तो कम्युनिस्ट पार्टी की महिला विंग नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के गठन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी की महिला विंग नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के गठन में इनका प्रमुख महत्वपूर्ण स्थान रहा, महत्वपूर्ण भूमिका रहा। 1998 की बात करते हैं, 1958 की बात करते हैं। दिल्ली नगर निगम की मेयर निर्वाचित हुई। दिल्ली नगर निगम की मेयर निर्वाचित हुई 1958 में। प्रकाशन की बात करते हैं, इनका प्रकाशन था आपका पेट्रियट समाचार पत्र और लिंक पत्रिका। लिंक पत्रिका और पेट्रियट समाचार पत्र अरुणा आसफ अली जी का है और लिंक पत्रिका भी इन्हीं का है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा आधुनिक भारतीय इतिहास का विविध पाठ को हम देखेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी ठहराया था मोहम्मद अली जिन्ना को। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के लिए किसे उत्तरदायी ठहराया था? मोहम्मद अली जिन्ना को ठहराया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक इतिहासकार थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक इतिहासकार कौन थे? तो डॉक्टर पिताभी सीतारमैया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक इतिहासकार कौन थे? डॉक्टर पिताभी सीतारमैया थे। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में आयोजित किया गया। कहाँ पे? बेलग्रेड में। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में कहाँ पे आयोजित किया गया? तो बेलग्रेड में किया गया। भारत ने सेना भेजकर गोवा से मुक्त करवाया। भारत ने सेना भेजकर गोवा को मुक्त करवाया वर्ष 1961 में। वर्ष 1961 में 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तथा जदुनाथ बोस। 1858 के कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम स्नातक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तथा जदुनाथ बोस। भारत ने वर्ष 1957 में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। कहाँ पे? केरल में। भारत में वर्ष 1957 में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना कहाँ पे हुआ? तो केरल में हुआ। 1866-67 में उड़ीसा में पड़े भीषण अकाल को कहा गया? प्रकोप का समुद्र। 1866-67 में उड़ीसा में पड़े भीषण अकाल को क्या कहा गया? प्रकोप का समुद्र कहा गया। उड़ीसा अकाल के बाद एक समिति नियुक्त हुई। उड़ीसा अकाल के बाद एक समिति नियुक्त हुई सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में। सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता कौन थे? तो आपका चीतू, वासिल मोहम्मद और करीम खां। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता कौन थे? चीतू, बशीर मोहम्मद और करीम खां। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा 7 जुलाई 1896 को मुंबई के वाटसन होटल में मार्वल ऑफ द सेंचुरी के नाम से भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित किया गया था ल्यूमियरे बंधुओं फ्रांस के द्वारा। 7 जुलाई 1896 को मुंबई के वाटसन होटल में मार्वल ऑफ द सेंचुरी के नाम से भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित किया गया था ल्यूमियर बंधुओं फ्रांस के द्वारा। प्रथम राष्ट्रवादी नेता जिन्होंने जनता के निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया था बाल गंगाधर तिलक थे। प्रथम राष्ट्रवादी नेता जिन्होंने जनता के निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया था कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा दिया था किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा दिया था किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने।
अगला पॉइंट अगर हम देखें तो भारत का आर्थिक विकास के बारे में देखें, भारत का आर्थिक विकास के बारे में देखें तो गांधी जी लघु और कुटीर उद्योग लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया। गांधी जी लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया। वहीं हम बात कर लेते हैं जवाहरलाल नेहरू भारी औद्योगिकरण के पक्षधर थे। वहीं हम बात कर लेते हैं जवाहरलाल नेहरू का, तो भारी औद्योगिकरण के पक्षधर थे। अगला पॉइंट है राइट्स बिल्डिंग के बारे में हम देखते हैं। राइट्स बिल्डिंग कहाँ पे स्थित है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे? कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। मुख्यमंत्री कार्यालय इसी भवन में स्थित है। मुख्यमंत्री कार्यालय इसी भवन में स्थित है। किस भवन में? राइट्स बिल्डिंग में ही स्थित है। निर्माण का उद्देश्य क्या था? निर्माण का उद्देश्य था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जूनियर सर्वेंट्स राइट्स के लिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जूनियर सर्वेंट्स राइट्स के लिए। वास्तुविद कौन थे? वास्तुविद इसका कौन थे? थॉमस लियोन इसके वास्तुविद थे। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्लेमेंट आर एटली के बारे में है। क्लेमेंट आर एटली के बारे में कथन है। कार्यकाल इनका कब से कब तक रहा? इनका कार्यकाल जो है 1945 से 1951 तक रहा। 1951 तक रहा। कब से कब तक? कार्यकाल 1945 से 1951 तक रहा। ये आपका ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। भारत की स्वतंत्रता के समय आपका ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट आर एटली आपका प्रधानमंत्री थे। घोषणा किया जाता है 20 फरवरी 1947 को। 20 फरवरी 1947 को घोषणा होता है। हाउस ऑफ कॉमन्स में जून 1948 के पहले ही उत्तरदायित्व लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। जून 1948 के पहले ही उत्तरदायित्व लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत को छोड़ देंगे। ये घोषणा कब की जाती है? 20 फरवरी 1947 को किया जाता है। बयान क्या था इनका? बयान था ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। इनका मुख्य बयान था ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। नियुक्ति की हम बात करते हैं तो बेबल के स्थान पर माउंटबेटन वायसराय के पद पर नियुक्त किया जाता है। बेबल के स्थान पर माउंटबेटन को वायसराय के पद पर नियुक्त किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में है। किसके बारे में है? लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में है। देखते हैं इसमें क्या क्या बातें आ जाती हैं। लॉर्ड माउंटबेटन जो है आपका पद ग्रहण कब करते हैं? 24 मार्च 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन पद ग्रहण कब करते हैं? 24 मार्च 1947 को। निष्कर्ष की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है भारत का बंटवारा पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। इनका कथन है भारत का बंटवारा पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। माउंटबेटन योजना की बात करते हैं तो माउंटबेटन योजना कब आता है? आपका 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना कब आता है? 3 जून 1947 को। एटली के वक्तव्य के दायरे में तैयार भारत विभाजन की योजना। एटली के वक्तव्य के दायरे में तैयार भारत विभाजन योजना। बाल्कन प्लान गुप्त नाम। बाल्कन प्लान इसका क्या था? गुप्त नाम इसका बाल्कन प्लान था। वैकल्पिक योजना की बात करते हैं। गठित सीमा आयोग की बात करें, अगर गठित सीमा आयोग की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे आपका? अध्यक्ष थे आपका सिरिल रेडक्लिफ। अध्यक्ष कौन थे आपका? सिरिल रेडक्लिफ। बंगाल सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे आपका? सिरिल रेडक्लिफ थे। और पंजाब सीमा आयोग के भी अध्यक्ष कौन थे? सिरिल रेडक्लिफ थे आपका अध्यक्ष। गांधी जी से प्रथम मुलाकात लॉर्ड माउंटबेटन का कब होता है? आपके 31 मार्च 1947 को होता है। गांधी जी से आपका प्रथम मुलाकात कब होता है? इनका 31 मार्च 1947 को होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा आर कोपलैंड का कथन है। आर कोपलैंड का कथन है भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज्य की ही संतति थी। आर कोपलैंड का कथन है भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज्य की ही संतति थी। के एम पनिक्कर का कथन है ब्रिटिश शासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत की एकीकरण की थी। के एम पनिक्कर का कथन है ब्रिटिश शासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण का था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का विचार है राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा
भारत के विभाजन का प्रस्ताव के बारे में देख लेते हैं। भारत के विभाजन के प्रस्ताव के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्वीकृति कब दिया गया? इसकी स्वीकृति कब दिया गया? कांग्रेस महासमिति द्वारा। इसकी स्वीकृति कांग्रेस महासमिति द्वारा 15 जून 1947 को 15 जून 1947 को स्वीकृति दे दिया गया। कहाँ पे? दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय में थे आपका जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी उस समय के अध्यक्ष थे। प्रस्तुत किसने किया? गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा प्रस्तुत किया गया। समर्थन की बात करते हैं तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसका समर्थन किया गया। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष की बारे में बात करते हैं जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी जो आपका नवंबर 1946 से नवंबर 1947 तक, नवंबर 1946 से नवंबर 1947 तक कौन थे आपके अध्यक्ष? कांग्रेस के जेपी कृपलानी थे। यानी कि स्वतंत्रता के समय भी आपका अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे? तो जेपी कृपलानी थे। नवंबर 1947 में जेपी कृपलानी का त्यागपत्र हो जाता है। नवंबर 1947 में जेपी कृपलानी त्यागपत्र दे देते हैं। जेपी कृपलानी के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के। जेपी कृपलानी के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं किसके? कांग्रेस के। 1948 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन होते हैं? 1948 में कांग्रेस का अध्यक्ष जो है आपका पिठाभी सीतारमैया बनते हैं। 1948 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनते हैं? पिठाभी सीतारमैया बनते हैं। 1950 में आपका कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो पुरुषोत्तम दास टंडन। 1950 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो पुरुषोत्तम दास टंडन। 1991 से 54 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहते हैं? 1951 से 54 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा 14 से 15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में खान अब्दुल गफ्फार खां यानी सीमांत गांधी ने मतदान किया था भारत विभाजन के विपक्ष में। 14 से 15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में खान अब्दुल गफ्फार खां को क्या कहा जाता था? सीमांत गांधी भी कहा जाता था या फर्टियर गांधी भी इन्हीं को कहा जाता है। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खां को या तो सीमांत गांधी या फर्टियर गांधी भी इन्हीं को कहा जाता है, ने मतदान किया था भारत विभाजन के विपक्ष में। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू थे विभाजन के प्रबल विरोधी। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू थे विभाजन के प्रबल विरोधी। 1948-50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। 1948-50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन की सत्ता में थी लेबर पार्टी। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में सत्ता में कौन थी पार्टी थी? लेबर पार्टी थी। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के महाराजा थे। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के महाराजा थे जॉर्ज खस्टम। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के महाराजा कौन थे? जॉर्ज खस्टम। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा अमार सुनार बंगला गीत के बारे में है। अमार सुनार बंगला गीत के बारे में है। इसकी जो रचना है 1905 में, इसकी रचना 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया जाता है। अमार सुनार बंगला गीत का जो है आपका रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया जाता है। कब? 1905 में बंगभंग आंदोलन के समय। संगीत की बात करते हैं तो संगीत जो है आपका गगन हरकारा के गीत अमी कोढ़े पावो तारे से प्रेरित। गगन हरकारा के गीत अमी कोढ़े पावो तारे से प्रेरित है। प्रथम 10 पंक्तियां जो है आपका वर्ष 1972 में बांग्लादेश द्वारा राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया। प्रथम 10 पंक्तियां जो है वर्ष 1972 में बांग्लादेश के द्वारा राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दिया गया। अंग्रेजी अनुवादक इसके कौन थे? इसके अंग्रेजी अनुवादक थे सईद अली अहसान इसके अंग्रेजी अनुवादक थे। किसका? अमार सुनार बंगला गीत का। महात्मा गांधी की पुस्तकें की अगर हम बात करते हैं तो हिंद स्वराज मूलतः गुजराती भाषा में। हिंद स्वराज किस भाषा में था? आपका गुजराती भाषा में था। ब्रिटिश संसद की बांझ और बेश्या किससे तुलना? ब्रिटिश संसद को इसमें जो है बांझ और बेश्या से तुलना किया है। गोखले माई पॉलिटिक्स गुरु ये सब पुस्तक किनका है? आपका महात्मा गांधी का है। हिंद स्वराज जो मूलतः किस भाषा में था? आपका गुजराती भाषा में था। ब्रिटिश संसद की बांझ और बेश्या से इसमें तुलना किया गया है। गोखले माई पॉलिटिक्स गुरु किनका पुस्तक है? महात्मा गांधी का पुस्तक है।
यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक तरफ लेखक या लेखिका हैं, वहीं दूसरी तरफ आपका पुस्तक दिया हुआ है। महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम क्या है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। महात्मा गांधी का पुस्तक का नाम क्या है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इनकी जो आत्मकथा है, ये इनकी बायोग्राफी है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, किनकी? महात्मा गांधी का। चित्तरंजन दास की बात करते हैं, यानी सी.आर. दास की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया फॉर इंडियंस। सी.आर. दास की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया फॉर इंडियंस। डी.पी. मिश्र के पुस्तक का नाम क्या है? लिविंग एन एरा, लिविंग एन एरा, लिविंग एन एरा। अरविंद घोष की पुस्तक का नाम क्या है? द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। अरविंद घोष की पुस्तक का नाम क्या है? द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर। भगत सिंह की बात करते हैं, तो भगत सिंह की पुस्तक क्या है? मैं अनिसरवादी क्यों हूँ, मैं अनिसरवादी क्यों हूँ। भगत सिंह का पुस्तक है मैं अनिसरवादी क्यों हूँ। लेडी कैथरीन मेयो, मदर इंडिया। लेडी कैथरीन मेयो की पुस्तक का नाम क्या है? मदर इंडिया है। राम मनोहर लोहिया की पुस्तक का नाम क्या है? राम मनोहर लोहिया की पुस्तक का नाम क्या है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। राम मनोहर लोहिया की पुस्तक का नाम क्या है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। डोमिनिक लैपियर एवं लैरी कार्निक्स, डोमिनिक लैपियर एवं लैरी कार्निक्स की पुस्तक का नाम क्या है? फ्रीडम एट मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट। डब्ल्यू.ए. फेयर सर्विस पुस्तक के लेखक कौन है? द रूट्स ऑफ एशियट इंडिया, द रूट्स ऑफ एशियट इंडिया, एंशियंट इंडिया। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा, लेखक है एक तरफ और दूसरा तरफ आपका उनका पुस्तक है। एक तरफ लेखक और दूसरी तरफ उनका पुस्तक है। बंकिम चंद्र चटर्जी का पुस्तक का नाम क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी के पुस्तक का नाम है दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी किसकी पुस्तक है? आपका बंकिम चंद्र चटर्जी का पुस्तक है। अब्दुल कलाम आज़ाद की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम। अब्दुल कलाम आज़ाद की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम क्या है? श्रीमद् भागवत गीता रहस्य। श्रीमद् भागवत गीता रहस्य किनकी पुस्तक है? बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। लाला लाजपत राय की पुस्तक का नाम क्या है? लाला लाजपत राय की पुस्तक का नाम क्या है? अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किनकी है? तो लाला लाजपत राय की है। मनु बहन की बात करते हैं। मनु बहन की पुस्तक का नाम क्या है? बापू माय मदर, बापू माय मदर। राजा राम मोहन राय की पुस्तक का नाम क्या है? राजा राम मोहन राय की पुस्तक का नाम है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस किनकी पुस्तक है? राजा राम मोहन राय की है। डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की पुस्तक का नाम क्या है? द इंडियन मुसलमान्स, द इंडियंस मुसलमान्स। वैलेंटाइन सिरोल का पुस्तक का नाम क्या है? इंडियन अनरेस्ट। वैलेंटाइन सिरोल के पुस्तक का नाम क्या है? इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट किनकी पुस्तक है? तो वैलेंटाइन सिरोल की है। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सुभाष चंद्र बोस है। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम क्या है? द इंडियन स्ट्रगल। जयप्रकाश नारायण की पुस्तक का नाम क्या है? टुवर्ड्स स्ट्रगल। जयप्रकाश नारायण की पुस्तक का नाम क्या है? टुवर्ड्स स्ट्रगल। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा हागो टोए। हागो टोए की पुस्तक का नाम क्या है? द स्प्रिंगिंग टाइगर, द स्प्रिंगिंग टाइगर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द कैप्टिव लेडी, द कैप्टिव लेडी पुस्तक के लेखक कौन है? माइकल मधुसूदन दत्त। माइकल मधुसूदन दत्त की पुस्तक का लेखक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम क्या है? द कैप्टिव लेडी। सरोजिनी नायडू के पुस्तक का नाम क्या है? सरोजिनी नायडू की पुस्तक का नाम क्या है? द ब्रोकन बिग। द ब्रोकन बिग पुस्तक के लेखक कौन है? सरोजिनी नायडू हैं। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सचिंद्र नाथ सन्याल है। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? सचिंद्र नाथ सन्याल हैं। एम.सी. देवासहायम पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता इनकी पुस्तक का नाम क्या है? भारत की दूसरी स्वतंत्रता। जे जनरल ब्रजमोहन कौल की पुस्तक का नाम क्या है? द अनटोल्ड स्टोरी, द अनटोल्ड स्टोरी, द अनटोल्ड स्टोरी। अरविंद घोष की पुस्तक का नाम क्या है? द लाइफ डिवाइन। अरविंद घोष की पुस्तक का नाम क्या है? लाइफ डिवाइन। रफ़ी जकारिया के बारे में अगर हम बात करें, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक कौन है? तो रफ़ी जकारिया हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं क्या क्या है? राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं क्या क्या हैं? भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं क्या क्या है? तो भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकें की अगर बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकें की बात करते हैं तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया और गिल्स पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री।
गिलस्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इनकी पुस्तक का नाम है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा कुंभ मेला के बारे में है। कुंभ मेला के बारे में, कुंभ मेला स्थान की बात करते हैं हरिद्वार। हरिद्वार में नदी कौन सी? आपका गंगा नदी के तट पे। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पे। राज्य कौन सा? उत्तराखंड। प्रत्येक वर्ष मेला आयोजित होता है। प्रत्येक छठे वर्ष अर्धकुंभ मेला होता है। प्रत्येक छठे वर्ष अर्धकुंभ मेला होता है। प्रत्येक 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ मेला होता है। प्रयागराज की बात करते हैं, इसमें संबंधित नदी कौन है? गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम पे आपका कुंभ मेला लगता है। कहाँ पे? कुंभ मेला आपका हरिद्वार और प्रयागराज में। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम पर। किस राज्य में पड़ता है? आपका प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। प्रत्येक वर्ष आपका मेला आयोजित होता है। अर्ध कुंभ मेला कितने वर्ष पे? आपका 6 वर्षों पे। और पूर्ण कुंभ मेला आपका 12 वर्षों पे। उज्जैन की हम बात करते हैं। उज्जैन की बात करते हैं शिप्रा नदी के तट पे। उज्जैन कहाँ पे? आपका शिप्रा नदी के तट पे है। कहाँ पे ये पड़ता है? उज्जैन आपका मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से मेला आयोजित होता है प्रत्येक वर्ष। और अर्धकुंभ कब लगता है? आपका छठे वर्ष में अर्धकुंभ और 12 वर्ष में आपका पूर्ण कुंभ मेला लगता है। वहीं हम नासिक की बात करते हैं तो नासिक आपका गोदावरी के तट पे है। नासिक कहाँ पे? गोदावरी के तट पे है। नासिक कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। मेला आपका प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। अर्धकुंभ जो मेला है आपका 6 वर्ष पे और प्रत्येक 12 वर्ष पे आपका पूर्ण कुंभ मेला लगता है। तो आप देख लेंगे कुंभ मेला कहाँ कहाँ पे लगता है। आपका हरिद्वार में लगता है, प्रयागराज में लगता है, उज्जैन में लगता है और नासिक में लगता है। प्रत्येक छठे वर्ष पे आपका अर्ध कुंभ मेला लगता है और प्रत्येक 12 वर्ष पे आपका पूर्ण कुंभ मेला लगता है। नोट अगर ये देख लेते हैं एक बार, 12 कुंभ या पूर्ण कुंभ मेले के बाद अर्थात 144वें वर्ष आयोजित होने वाले मेला महाकुंभ कहलाता है। 12 कुंभ या पूर्ण कुंभ मेला के बाद अर्थात 144वें वर्ष आयोजित होने वाला मेला महाकुंभ कहलाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में 2019 में लगने वाले अर्ध कुंभ का नाम बदलकर कुंभ तथा प्रत्येक 12 वर्ष पर होने वाले कुंभ का नाम महाकुंभ कर दिया है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा 4 मठ कौन कौन से? आपके 4 मठ की स्थापना किन्होंने किया था? तो आपका आदि शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों की स्थापना किया जाता है। 4 मठों की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो आदि शंकराचार्य के द्वारा किया जाता है। 4 स्थानों पे। कितने स्थानों पे? 4 स्थानों पे। हम वहीं बात कर लेते हैं ज्योतिर्मठ की बात कर लेते हैं। ज्योतिर्मठ की बात कर लेते हैं यानी कि जोशी मठ के नाम से भी जिसे जाना जाता है। कहाँ पे? आपका उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। दिशा क्या है? आपका उत्तर में। गोवर्धन मठ की हम बात करते हैं। गोवर्धन मठ की हम बात करते हैं तो गोवर्धन मठ कहाँ पे आपका है? ये पूरी ओडिशा में है। गोवर्धन मठ कहाँ पे? आपका पूरी ओडिशा में है। किस दिशा में है? तो आपका पूर्व दिशा में है। द्वारका पीठ की हम बात करते हैं तो कहाँ पे? आपका द्वारका गुजरात में है। द्वारका गुजरात में है। कहाँ पे? आपका पश्चिम दिशा में है। कौन सा दिशा? पश्चिम दिशा में है। श्रृंगेरी श्रद्धा पीठ की बात करते हैं तो श्रृंगेरी कर्नाटक में है। श्रृंगेरी कहाँ पे? कर्नाटक में। ये कहाँ पे? आपका दक्षिण में है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा कालिदास सम्मान नामक पुरस्कार प्रदान किया जाता है कला के क्षेत्र में। कालिदास सम्मान नामक पुरस्कार प्रदान किया जाता है कला के क्षेत्र में। भारतीय औद्योगिकी तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद के द्वारा 1957 में स्थापित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 45 वर्ष के शोधकर्ताओं को भारतीय औद्योगिकी और वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा 1957 में स्थापित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 45 वर्ष तक के शोधकर्ताओं को फिलीपींस के रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा स्थापित वर्ष 1957 के मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे थे। आचार्य विनोबा भावे थे। फिलीपींस के रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा स्थापित वर्ष 1957 मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे थे। अगला पॉइंट देख लेते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, जिसका पूर्ण नाम क्या था? राजीव गांधी पुरस्कार था। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पद्मश्री सम्मान पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी। पद्मश्री सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी। बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? BS न्यायपाल थे। बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? BS न्यायपाल थे। व्यास सम्मान पाने वाले प्रथम महिला का नाम क्या था? चित्रा मुद्गल। व्यास सम्मान पाने वाले प्रथम महिला का नाम क्या था? चित्रा मुद्गल।
ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला साहित्यकार कौन थे? आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? आशापूर्णा देवी। ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित पहली भारतीय फिल्म का नाम क्या है? मदर इंडिया। ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित पहली भारतीय फिल्म का नाम क्या है? मदर इंडिया। भारत रत्न पुरस्कार की बात करते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना है 2 जनवरी 1954 को। इसकी स्थापना कब होता है? 2 जनवरी 1954 को। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? प्रथम भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सी राजगोपाल, डॉक्टर सी राजगोपालचारी, सी बी रमन, सी बी रमन, सी बी रमन। भारत के शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं और संबंधित राज्य। भारत में के शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितना है? भारत के शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितना है? नृत्यों की संख्या कितना है? 8 है। एक भारतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, ओडिशा, मणिपुरी और शास्त्रीय। भारतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, ओडिशा, मणिपुरी और शास्त्रीय। शास्त्रीय जो आपका असम का नृत्य है, आपका असम का आपका नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। वही मणिपुरी की बात करें तो मणिपुर का नृत्य है। ओडिशा का नृत्य है। कथक आपका उत्तर प्रदेश का नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है आपका, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। भारतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु का नृत्य है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है नृत्य। कथकली की बात करें तो कथकली जो आपका केरल का नृत्य है, कथकली केरल का है। और मोहिनीअट्टम भी आपका नृत्य जो आपका केरल का ही है। नोट इंगित बिंदु संबंधित राज्य को प्रदर्शित करते हैं, न कि वास्तविक स्थल को। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा मंदिर संबंधित राज्य। मंदिर से संबंधित कौन कौन से राज्य में कहाँ पे मंदिर है? कदरिया महादेव की बात करते हैं। कदरिया महादेव मंदिर की बात करते हैं तो आपका मध्य प्रदेश में पड़ जाता है। आपका सूर्य मंदिर मढेरा की बात करते हैं तो कहाँ पे? गुजरात में है। सूर्य मंदिर मढेरा की बात करते हैं, गुजरात में है। कैलाश मंदिर एलोरा की बात करते हैं तो आपका कहाँ पे? आपका महाराष्ट्र में है। कैलाश मंदिर एलोरा कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। श्री विद्याशंकर मंदिर की बात करते हैं तो ये कहाँ पे? कर्नाटक में। श्री विद्याशंकर मंदिर की बात करते हैं तो कहाँ पे? कर्नाटक में है। बृहदेश्वर मंदिर की हम बात करते हैं तो कहाँ पे? आपका तमिलनाडु में है। श्री भीमेश्वर स्वामी बड़ी देवस्थानम की बात करते हैं तो ये कहाँ पे? आपका आंध्र प्रदेश में पड़ जाता है। आपका राजा रानी मंदिर की बात करते हैं तो ये कहाँ पे? आपका ओडिशा में है। ओडिशा में आपका राजा रानी मंदिर है। वही हम बात कर लेते हैं महाबोधि मंदिर की बात। तो महाबोधि मंदिर जो आपका गया में है, बौद्ध गया में। धमेक स्तूप की बात कर लेते हैं तो कहाँ पे? सारनाथ। सारनाथ वाराणसी में है, वाराणसी में। धमेक स्तूप की बात कर लेते हैं तो सारनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं और आपका जो है आज मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो जाता है।